लगान मेरी फेवरेट फिल्म वही है। सिर्फ दिल्ली के लोग जो है जो बहुत सरप्राइज है कि कोई विदेशी हिंदी बोलते हैं। रेल की सफर मुझे बहुत पसंद है इंडिया में। तो वहाँ कते जेबे की खेबे यू कौन बंदर है? ये कौन बने मेरे कौन आदमी है? नहीं बंदर बंदर कोई डायरेक्टर है जो एक छोटी सी पार्ट के लिए एक ऑस्ट्रेलियन चाहिए तो मैं कर लूंगा। एटीएम वाली कतार का भी आनंद ले रहा हूँ। 7 समंदर पार से आया कोई शख्स जब हिंदी में बोलता है तो ऑ वाली फील आती है ना। आज मेरे साथ 24 कैरेट लल्लन टॉप आदमी हैं जिनका नाम है इयान वुल्फर्ड। इयान अमेरिका से हैं और ऑस्ट्रेलिया की लॉ ट्रोब यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। वे ट्विटर पर अपना हिंदी साहित्य के लिए प्रेम लुटाते हैं और इसी वजह से भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं। रेख्ता, उनके बारे में कोई कहता है कि रेख्ता वाले भले ही साहित्यकारों का जन्मदिन भूल जाएं पर इयान का ट्वीट आ ही जाता है। तो आज इयान से बात करेंगे। इयान, स्वागत है आपका लल्लन टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल ठीक। 3 दिन पहले दिल्ली में आया तो दिल्ली का आनंद ले रहा हूँ। अपने सारे दोस्त से मिल रहे हैं। एटीएम वाली कतार का भी आनंद ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को इयान के हिंदी प्रेम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग उनकी कहानी नहीं जानते हैं कि ये अमेरिका का एक शख्स जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पढ़ा रहा है उसके मन में हिंदी प्रेम का कीड़ा कैसे आया बचपन में। उसका एक बैकग्राउंड है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उस बारे में लोगों को बताएं, आपके हिंदी प्रेम की कहानी क्या है। एक्चुअली ये बचपन से ही ये शुरू हुआ। मेरी माँ जो है वो भी प्रोफेसर है संगीत का, म्यूजिकोलॉजिस्ट है वो। और वो इंडिया में काफ़ी काम किया और ट्रिनिडाड में भी, ट्रिनिडाड जहाँ काफ़ी इंडियन लोग बसे हैं। तो मेरे बचपन में उन्होंने मुझे भिजवा दी वहाँ पे। तो वहाँ से मेरा हिंदी की पढ़ाई इनफॉर्मली से शुरू हुई। ट्रिनिडाड से? हाँ, ट्रिनिडाड में। तो मेरे दोस्तों के साथ वहाँ पर। और तो मैंने सोचा कि जब मैं बीए करूँ मैं भी हिंदी फॉर्मल रूप से सीखूँ। तो मैंने बीए कर लिया म्यूज़िक में, लेकिन उस टाइम में हिंदी की पढ़ाई की। और इसके बाद मैंने एमए किया, पीएचडी भी कर ली हिंदी में, हिंदी साहित्य में जी। और हमारे लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि आपके लिए हिंदी सीखना मुश्किल था या ये चुटकियों में हो गया या जस्ट अनदर लैंग्वेज वाली बात थी? दूसरी भाषा सीखना काफ़ी मुश्किल है मेरे ख्याल से। और मेरी हिंदी सीखने में बहुत टाइम लगा। 20 साल तो लगा। अभी भी सीख रहा हूँ। और लेकिन इट इज़ जस्ट अनदर लैंग्वेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आसान है। हिंदी की वो पहली किताब कौन सी थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? या जो पहली जो थी शायद जिससे मैं सबसे बड़ी प्रभावित थी, शायद प्रेमचंद की एक कहानी जो ठाकुर का कुआं है, जो काफ़ी फेमस है, यहाँ पर बहुत लोग पढ़ते हैं। आई थिंक काफ़ी प्रभावित हुआ उसी कहानी से। और आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है हिंदी की अभी रिसेंटली, अगर कोई किताब पढ़ी? अभी मेरे पास एक श्री अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक किताब है जो मैंने कल लाया था। कहानियों के संग्रह है उनका। अब्दुल बिस्मिल्लाह जो जामिया के एक हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो तो अभी वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे विदेशी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैंने जितनों को बोलते हुए देखा है उनमें आपका उच्चारण मुझे दुरुस्त लगा है बाकियों के मुकाबले। तो ये उच्चारण को दुरुस्त करने के लिए आपने क्या मेहनत की और क्या टेक्निक्स अपनाई? कुछ मतलब वो बताइए। वो मतलब इस अक्षर को बोलने में तकलीफ हुई और कौन से वर्ग के अक्षरों ने ज़्यादा परेशान? देखिए, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ मेरा मतलब कि अमेरिकी वाली इंग्लिश या इंग्लिश वाली इंग्लिश, क्योंकि इंडियन इंग्लिश भी है। और जो लोग इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं तो ट बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अमेरिकन लोग जो है, हम ऑस्ट्रेलियन लोग जो है, ट काफ़ी मुश्किल या ढ काफ़ी मुश्किल है। त भी काफ़ी कठिन है हम लोगों के। तो देखिए, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा हूँ हिंदी। और एक किताब है, फर्स्ट ईयर किताब, जिसमें 2 पात्र हैं, कविता और दीपक। छोटी सी डायलॉग है, इसलिए की बात है। तो कविता, आप लोगों के कविता बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उस नाम बोलने में। लेकिन ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वो कविता बोलते हैं। और क्या दीपक तो ऑस्ट्रेलिया लोग दीपक कैसे बोलते हैं आप जानते हैं ना? फिर से ट्राई करें। ऑस्ट्रेलियन साल से दीपक नहीं, दीपक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये कविता और दीपक नहीं, ये कविता है और दीपक। तो ये दी जो है, प जो है बहुत मुश्किल है। तो मैं ये
करने की कोशिश करता हूँ कि डे वन से ही, पहले दिन से ही हम उच्चारण को प्रैक्टिस करें फर्स्ट ईयर लेवल में। पता है कि सबसे डिफिकल्ट बात ये है। मतलब यूट्यूब पर देखकर या कवियों को सुनकर क्या, या गाने सुनकर? इंडिया में रहने के बाद, जैसे मैं बिहार में काफ़ी टाइम गुजरा, बिहार के एक गांव में और यूपी एक गांव में, तो धीरे धीरे तो आ गया प्रोनाउंसिएशन की बात। फिल्म से देखने भी, जैसे कुछ होता है, लगान मेरी फेवरेट मूवी है शायद, लगान। हाँ, तो लेकिन काफ़ी टाइम लगा इस सब सीखने में। जब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि ईयान भारत में काफ़ी समय तक रहे हैं और बिहार अक्सर आते जाते हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु जो भारत में हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकारों में से हैं, उन पर एक किताब भी लिख चुके हैं, मतलब उसकी तैयारी कर चुके हैं, अभी छपी नहीं है, तो वो है। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपके भारत में आने जाने के या यहाँ रहने के जो एक्सपीरियंसेस थे, उसके कुछ मज़ेदार लल्लन टॉप किससे रहे हों? मतलब किसी ने ये समझा हो कि ये तो बाहर से आया है और इसको किसी दुकानदार ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो और आपने हिंदी बोलकर उसको चौंका दिया हो, ऐसे कुछ अगर कोई किस्से याद आते? नहीं, देखिए, ये जो आप जो कह रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली में ही होता है। सिर्फ दिल्ली के लोग जो है, जो बहुत सरप्राइज है कि कोई विदेशी हिंदी बोलते हैं। जब मैं गांव जाता हूँ, चाहे वो बिहार में, यूपी में, किसी को कोई इतना सरप्राइज नहीं है। वो कहते ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, जो भी हो, हिंदी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करेंगे आराम से। तो ये दिल्ली की बात है। कभी होता है ट्रेन पर, रेल की सफ़र मुझे बहुत पसंद है इंडिया में, बहुत अच्छा लगता है इधर उधर जाने का, दिल्ली से कटिहार तक। तो कभी ये होता है कि ट्रेन पर लोग सरप्राइज हैं, वो बात करते हैं आपस में, बोलते हैं हेलो, आप लोग कैसे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो काफ़ी सरप्राइज है। आप बिहार में रहे हैं तो भोजपुरी मैथिली समझ लेते हैं? भोजपुरी तो एक हद तक समझ सकता हूँ, बोल भी लेता हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली में हूँ तो मन में नहीं है। लेकिन ये बिहार की भाषा कितनी सुंदर है। जैसे हम लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ कहते जेबे, बहुत ही सुंदर। क्या खा रहे हैं आप, क्या खाएंगे, तो की खेबे वहाँ के। यहाँ पर आपको कैसा लगता है, वहाँ तो ऐसे किरंगलाल छे, तो बहुत ही सुंदर भाषा है। और वहाँ के गीत जो है, गीत के बारे में, लोक नृत्य के बारे में मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स कर ली, और इसके बारे में लोगों से जैसे कई इंटरव्यूज तो कर लिया वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने 12 मासा से आपके इश्क के बारे में भी सुना है। तो है एक्चुअली बात जो ये आपने फणीश्वर रेणु की बात उठाई, तो मेला आंचल में बहुत फेमस उपन्यास है, और इसमें 100 से ज़्यादा गीत, लोकगीत पाए जाते हैं रेणु जी के गाँव का। जैसे एक 12 मास जो है, फागुन मास रे गाँव नचे कि पैर कुसुम रंग के, तो ये लाइन में है, जो किताब में है, तो आज भी गाए जाते हैं वहाँ पे। एकदम फैंटास्टिक अनुभव था मेरा, जो मैं पहली बार सुना। ये एक राम प्रसाद मुलगेन जो थे, खेत में ही इस तरह के गाना गाते हुए धान की रोपनी कर रहे थे, तो एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा। एक चीज़ और, मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी लुंगी में और बहुत क्यूट फोटो थी वो। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जब आते हैं तो सिर्फ हिंदी आपके साथ नहीं होती है, भारत भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है जब आप भारत में होते हैं, भारतीय परिधान। तो वो लुंगी वाला जो किस्सा है, जो कि कैसे वो लुंगी आपके लिए यूज़फुल थी नहाते हुए, या कैसे, वो क्या है, वो गांव में रहने के दौरान वो? हाँ, काफ़ी लुंगी है, काफ़ी यूज़फुल क्लोथिंग है गांव में रहने के लिए, खास तौर पर जेंट्स के लिए। हाँ, जैसा आपने कहा नहाने का या जो भी। और वहाँ के लोग जो है ने मेरी एक दो लुंगी तो ले लिया, और बहुत अच्छा लगता है पहने में, बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब मैं शहर जाता हूँ, चाहे वो जैसे गांव में, जब मैं पूर्णिया जाता हूँ, सिटी जाता हूँ, तो पहन के जाता हूँ। आखिरी बार हमारी बात हुई थी साल भर पहले करीब, तो आपने अपना पसंदीदा मुहावरा थोड़ा सा मॉडिफाई करके मुझे बताया था। क्या बताया? ट्विटर पर चोर नाचा किसने देखा। कोई नया मुहावरा मॉडिफाई किया है? अगर नए मुहावरा हो तो जरूर एटीएम या कैश की बार के बारे में होने चाहिए। अब तो मन में नहीं है, हम बात करके एक नई मुहावरा बनाएंगे, ठीक है सर? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ईयान से हिंदी फिल्मों के बारे में भी पूछिएगा कि किस तरह की फिल्में उन्हें पसंद हैं, कौन से एक्टर पसंद हैं, किस तरह की स्क्रिप्ट्स पसंद हैं, कॉमेडियन कौन पसंद है। और ये भी किसी ने जोड़ा कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जब किसी बॉलीवुड फिल्म में किसी हिंदी बोलने वाले गोरे का रोल आए, तो मतलब कुछ सोचा है आपने इस बार? हाँ, सबसे पहले बात यह है, कोई बॉलीवुड या हिंदी से में कोई डायरेक्टर है जो एक छोटी सी पार्ट के लिए एक ऑस्ट्रेलियन चाहिए,
तो मैं कर लूंगा, ठीक है। आई थिंक एकदम फ्री, एकदम नो चार्ज। वो दुगना लगान भरना पड़ेगा। और मैं किसी भी एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट की दुगना लगान जो भी हो मैं करूंगा। अगर कोई इंग्लिश अंग्रेज ऑफिसर चाहे या कोई विदेशी प्रोफेसर चाहे, या एक टीवी सीरियल था जबान संभाल के, आई थिंक 90 डेज के सीरियल, अगर इसका रीमेक करना चाहे ऑस्ट्रेलियन वाला या जो भी है, मैं एक पार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ये हिंदी सिनेमा की बात जो है, जो हो रहा है हिंदी सिनेमा, चाहे वो पॉपुलर सिनेमा या आर्ट सिनेमा, इसमें जैसे हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए वो कई अच्छी बात है कि जो सिनेमा में जो हिंदी है वो एकदम जो लोग बोलते हैं, जो इसमें खासतौर पर गाने हैं, जो सॉन्ग्स में है, आई थिंक हिंदी इज बीइंग नॉट जस्ट प्रिजर्व्ड बट एक नई तरह के जीनियस हो रहा है हिंदी सिनेमा, हिंदी की फिल्मों में। आपकी फेवरेट फिल्म्स कौन कौन सी हैं? 3-4 या एक्टर्स या डायरेक्टर? जो नई वाली फिल्म है वो मसान फिल्म जो आई थी पीछे साल, तो मैंने इसको बार बार देख ली और बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छी लगती वो फिल्म। मेरी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने भी देखी वही फिल्म। एक और जैसे आपने लगान के बहुत अच्छी फिल्म है लगान, बहुत मज़ा आता है देखने में। और पुरानी फिल्मों में जो क्लासिक्स जो है, जैसे कि श्री 420 एकदम अमेजिंग फिल्म है। तीसरी कसम जो है, आप जानते हैं, कोई रेणु जी की वजह से शायद वही मेरी फेवरेट मूवी है, तीसरी कसम। आपने कहा था कि मैला आंचल पर कोई फिल्म बनाए तो मैं एक रोल करना चाहूँगा। बिल्कुल, एक मार्टिन साहब है इसमें, सिर्फ 1 मिनट का रोल होगा। वो एक लाइन है, वो एक पंख वाले घोड़ा, आई डोंट नो क्या है पंख वाले घोड़े, मतलब बहुत तेज से शहरजाद है उसमें एक मार्टिन साहब। तो ओनली 1 मिनट का रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ। एक चीज़ और है कि ये जो बोलियां हैं, आप बिहार में रहे हैं तो उनके करीब रहे हैं, कम से कम बिहार में जो बोलियां बोली जाती हैं उनमें बहुत सारा क्षेत्रीय साहित्य रचा गया है, वो ज़्यादातर मौखिक तौर पर अवेलेबल है। तो उसको लेकर के आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे, किन लोगों से मुलाकात हुई, या जो गाँवों में लोकगीत चलते हैं महिलाओं से, ख़ास तौर से क्या महिलाओं से बातचीत करने का मौका मिलता होगा आपको वहाँ? महिलाओं से बातचीत करने का मौका मिला है। ये मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो लोक संस्कृति के बारे में है, लोक गीतों के बारे में है। तो बहुत लेडीज से इंटरव्यू ले लिया और गीतों का रिकॉर्डिंग कर लिया एल्डरली लेडीज से भी। और जैसे सावन भादो की रिकॉर्डिंग कर लिया, 12 मासा, देवी भजन, ये सब निर्गुण भजन जो लेडीज़ खूब गाती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बात कर ली। और काफ़ी जो यंगर जनरेशन जो है, शायद वो टीचर्स हो, जो महिलाएं हैं, तो उनसे भी बात कर ली और गांव की स्थिति के बारे में बात की। आपने साहित्य के बारे में उठाया, आप जहां भी जाएं इंडिया में, चाहे वो शहर हो या गांव हो, एक साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन जरूर होगा वहाँ पे, जहाँ लोग एवरी मंथ शायद बैठ करके साहित्य के बारे में करते हैं। बिहार में पूर्णिया में एक मैगज़ीन, कई मैगज़ीन छपाए जाते हैं। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया आए, हमारे शहर मेलबर्न एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी है जिसका नाम है साहित्य संध्या। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर सुभाष शर्मा जो इस संस्था को रन करता है, और काफ़ी हिंदी साहित्यकार वहाँ पर भी हैं जो इस तरह की बात करते हैं। केवल इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। एक चीज़ और है कि बहुत आपके ट्वीट सब लोग देखते हैं, तो वो जो मैं कह रहा था कि रेख्ता वाले भले ही भूल जाएं पर ईयर नहीं भूलते कि आज किसका बर्थडे है, किस साहित्यकार का, और किसकी बरसी है। तो आप तुलसीदास की कविता को भी सराहते हैं, शिवमंगल सुमन की कविता भी सराहते हैं, गोपाल सिंह नेपाली का भी जिक्र करते हैं, फिर आप अदम गोंडवी को भी पसंद करते हैं, फैज़ अहमद फैज़ को भी पसंद करते हैं। भारत में बहुत सारे लोग हैं, या और जगहों पर भी होंगे, जो इन दोनों में से किसी एक को पसंद करते हैं। उसकी स्पष्ट राजनीतिक वजहें भी होंगी। तो आपके मन में ऐसा कोई फिल्टर वाला ख्याल आता है या नहीं साहित्य पढ़ते हुए, राजनीतिक? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। ये साहित्य जो है, साहित्य इज ऑलवेज पॉलिटिकल। मैं कभी ये कहता हूँ कि ये सबसे राजनीतिक चीज़ क्या है, सबसे पॉलिटिकल बात क्या है, वो है कविता। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ने का, पॉलिटिक्स इज लाइफ। एक उपन्यास ले लें, कृष्ण सूरी का उपन्यास है ए लड़की, वो माँ और बेटी के संबंध के बारे में, रिश्तेदार के बारे में है।
और कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कृष्ण सोपती ने बहुत पहले से और वापसी के मामले में आए हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए कृष्ण सोपती भी राजनीति कर रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये लड़की जो है, इस फ्रेज में है ए लड़की, ये एक पॉलिटिकल फ्रेज है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है, इट इज़ अबाउट ग्रोइंग, अबाउट लविंग, अबाउट बीइंग अ मदर, अबाउट ग्रोइंग ओल्ड। ये लाइफ की बात है, इसका मतलब पॉलिटिक्स की बात है। वो कैसे साहित्य पॉलिटिक्स से दूर कैसे रहें, इट कैन नॉट। लेकिन आपने कहा कोई फिल्टर है, कोई फिल्टर नहीं है, सब अपने अपने पर्सनल की बात तो है। सो सम आई लाइक मोर, सम आई लाइक वन अदर। हम जानते हैं कि इस लेखक पॉलिटिक्स का, इस लेखक का पॉलिटिक्स क्या है, तो लेकिन फिल्टर हर अपने अपने तरह तरह के जीनियस होता है। तो मैं इस तरह के जीनियस निकालने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, वही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि भारत में हिंदी साहित्य में लेकर भी बहुत सारा गुटबाजी है, ग्रुपिज्म है हिंदी साहित्य। मैं आपको उसमें नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप दूर से उसके बारे में क्या राय रखते हैं, उसे दूर से देखते हुए कि वो क्या है, वो किस वजह से है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसे? देखिए, आप जहाँ भी जाए इस तरह की बात होती है। आप मेरे ऑफिस में आए, कभी कभी ग्रुपिज्म होता है, तो वो कोई नई बात नहीं है और सरप्राइज की बात नहीं है। लेकिन क्या कहूँ, बस मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कोई लेखिका है, कोई लेखक, मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ, वही बात है। मैं चाहता हूँ थोड़ा रेणु पर जो आप किताब लिख रहे हैं उसके बारे में बताएं। वो अंग्रेजी में ही होगी और किस बारे में? अंग्रेजी में ही है। अब तो मैन्युस्क्रिप्ट तो तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। और खास तौर पर मैं अपने अनुभव के बारे में लिख रहा हूँ, गाँव में और लोकगीतों के बारे में। रेणु जी जो थे, एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भी गायक थे, लोक गायक थे। और जब मैं 10 साल पहले उस गाँव गया, कुछ लोग बाकी थे, अब नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग बाकी थे, तो रेणु जी के साथ गाते थे, मंडली में या खेत में भी गाते थे। तो मैं उन लोगों के साथ कुछ रिसर्च किया, रिकॉर्डिंग कर लिया। और मैं भी गायक हूँ, तो मतलब गायक नहीं लेकिन बैकग्राउंड सिंगर हूँ, तो आई लर्नड अ लिटिल बिट विद देम। और आई एम वेरी लकी, इस अनुभव के लिए बहुत लकी हूँ। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी हैप्पी कहानी हो जाए, क्योंकि बहुत लोग सोचे कि देखिए इस तरह की परंपरा जो है, जो आज नहीं है, गाने वाले नहीं रहे कोई, एंड दे आर वेरी सैड टू थिंक दिस। लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि that there was this tradition at all। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रूप में ये सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं और आपके ज़रिए उनकी हिंदी साहित्य में दिलचस्पी बने या बढ़े, तो उनके लिए आप अपने फेवरेट 5 फेवरेट लेखक, गद्य लेखक और 5 कवि बता दीजिए। अगर आप आज पूछें मैं एक लिस्ट दे दूंगा, कल पूछें तो अलग लिस्ट। मैंने कृष्ण सोपती तो कहा, कृष्ण सोपती मैं चाहता हूँ कि वो उनको नोबेल प्राइज़ मिले साहित्य के क्षेत्र में, सच कह रहा हूँ। कृष्ण सोपती एकदम अमेजिंग लेखिका है। एक और है वो उर्दू के है, लेकिन इसमत चुगताई जो है, जैसे उर्दू तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। इसमत चुगताई तो है, जैसे लिहाफ, ये सब कुछ। रेणु तो आई डोंट नीड टू गिव रेणु's नेम, आप जानते हैं। प्रेमचंद आई डोंट नीड टू गिव, आप जानते हैं। जो नया है, जैसे बिनोकर्मा शुक्ल जो है, और एक बस अब सोच रहा हूँ, इतने सारे हैं। मैंने एक लेख तो लिख दिया लपरेक के बारे में, तो आप जानते हैं कि जैसे रवीश जी जो है, गिरिंद्र झा जो है, एक नए किस्म का साहित्य जो है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हिंदी साहित्य में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी सब कुछ हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। आपने कविताओं में भी हाथ आजमाया है, खुद भी थोड़ा बहुत ट्विटर पे जो है, तो कोई कविता अपनी, एक छोटी सी अपनी लिखी हुई, कोई भी अपनी लिखी हुई कोई? मैं शायर तो नहीं, मैं कवि तो नहीं, मैं छोटी बातें मतलब जोक के रूप से, जैसे एकदम बच्चा जैसे लिखता हूँ। आपका रिश्ता बिहार से ज़्यादा रहा है ना? लेकिन आप उत्तर प्रदेश के गांवों में भी एक आध बार जाना आपका हुआ है, बनारस में। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास जो देहाती इलाके हैं, कह दीजिए कि हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इधर दादरी के आसपास भी बहुत सारे गांव हैं, वहाँ की भाषा आप एकदम नहीं समझते होंगे, या वहाँ जैसे मान लीजिए हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है और इस इलाके में गुर्जरी भाषा बोली जाती है, लेकिन वो हिंदी के करीब ही है, हिंदी से ही डराइव होती है। तो अगर मैं वो 1-2 वाक्य बोलूँ तो आप समझ पाएंगे या कोशिश करेंगे उस समझने का अर्थ उसका? हाँ बोलिए, सुनना चाहता हूँ।
भाई ये कूण बंदर है, तेरे नाम की लो लगाए बैठा है। ये कौन यू कूण बंदर है। ये कौन बने मेरे कौन आदमी है? नहीं, बंदर बंदर कौन बंदर है जो तेरे नाम की लो लगाए बैठा है। अरे ना, लो लगाना ये बहुत ही रीजनल है, लेकिन आप का मतलब क्या है? हाँ लो लगाना का मतलब कि एक बार कहना चाहिए कितनी कितनी सुंदर है ये हाँ, भाषा। मैं मतलब ये- ये दिल की अगर आप कहाँ से है originally? मैं यूपी से ही हूँ, लखनऊ मुझे के लगता है पास कि है। इंडिया में अगर आप दिल की बात कहना चाहे दिल की बात कहना चाहते इस तरह की भाषा में बोलते हाँ। है ना। वो लोकल भाषा जो है, ये भाव जो है, ये फीलिंग जो है, ये दिस इज द हार्ट स्पीकिंग। इसका रेफरेंस ये है, ये हरियाणवी रामायण का एक डायलॉग है जिसमें हनुमान तपस्या कर रहे हैं और उन्हें देख करके राम लक्ष्मण, सीता का हरण हो गया तो राम लक्ष्मण जा रहे हैं, तो वो दूर से हनुमान को तपस्या करते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये कौन बंदर है जो तुम्हारे नाम की लो लगाए, यानी तुम्हारे नाम की उपासना कर रहा है। फिर से बोलिए। भाई ये कौन बंदर है, तेरे नाम की लो लगाए बैठा है। अरे वाह, वेरी गुड। ये लहजा मैंने, मेरी मातृभाषा हरियाणवी नहीं है, जी जी समझ गया। मैंने भी ये लहजा अचीव करने की कोशिश जी, की। जी। एक गुजरी भाषा यहाँ चलती है, बहुत सारे नोएडा के जो पुराने, नोएडा भी पहले गांव था, तो यहाँ के जो पुराने गांव हैं यहाँ लोग ये बोलते हैं। गांव था। हाँ, हम यहाँ यहाँ अभी बैठे हैं, बिल्कुल। देखिए गांव, इस गांव, ये गांव मुझे यहाँ- बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, हाँ वो कहिए। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो इस भाषा में बोलते थे। कहा कह रहा हो तू मौसू जानता ना मो, इसको मतलब इसको अंदाजा लगा सकते हैं। कहा कह रहा हो तू मौसू जानता ना है मो, कहा मतलब क्या कह रहे हैं आप? फिर से ये दूसरी बात। कहा कह रहा हो तू मौसू जानता ना है मो। आप मुझे नहीं पहचानता ये। बिल्कुल, आपने ठीक अंदाजा लगाया। ये वही है। तो मैं दरअसल मैं भी इन भाषाओं के रस का रसास्वादन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि जैसे मैं हरियाणवी या मराठी या मलयालम का एक एक डायलॉग सीख करके उनके लहजे में बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इंडिया की एक खासियत है कि इतनी सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी के साथ साथ भी इस तरह की ये लोकल भाषाएं जो है थोड़ा सा सपोर्ट देना, चाहे वो साहित्य हो, गीत हो, नाटक हो, ड्रामा, फिल्म, जो भी हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे मराठी की एक दो लाइनें याद करवाई और उसका मतलब, हाँ, तो उसका कविता थी वो कि मैं तुला ही पाहिले पाहिले, मैं तुला तू मला ही पाहिले, पाहण्याच्या धुंदीत्या बोलण्याचे ते राहिले। इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, हाँ, और देखने की धुंध में जो बोलना था वो रह गया। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन हम किसी धुंध में नहीं थे, हमें आपसे जो बोलना था, जो कहना था, और आपको भी जो बोलना था, हमें बड़ा आनंद आया आपसे मिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया लल्लन टॉप के साथ। थैंक यू वेरी मच।